बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपनी टेस्ट योर सेल्फ कंप्लीट की थी और मैंने कहा था कि अब हमारे पास सिर्फ 2 वीडियोस रह गई हैं जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। पूछ रहे हैं कि एटम जो है वो क्यों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे एटम्स के साथ। बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। ये हमने मेन फीचर पढ़ा था एटम्स का या केमिकल बॉन्डिंग का कि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए हर वक्त इधर से उधर घूमते रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी को अटेन करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एटम्स की रिएक्शन की बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही है कि वो स्टेबिलिटी के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा कि वो नोबल गैस की कन्फिगरेशन हासिल कर ले। हमें पता था कि जब एक एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है तो उसके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब वो ऑक्टेट को फॉलो कर लेता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो किसी भी नोबल गैस से मैच करती है। यहाँ पर एक ऐसा एटम इमेजिनेशन में दिखाया गया है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव होगी। तो बच्चों हमें चाहिए गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो क्या होगा, वो नोबल गैस की कन्फिगरेशन ले लेगा। नंबर 3 इज considering the electronic configuration of atom, which atom with the given atomic number will be the most stable one। कहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो और बताओ कि ऐसा कौन सा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमने पढ़ा था कि जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, ड्रॉ करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 6 कैसे आएगा, 2 और 4, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अब 4 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उसको चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको वो स्ट्राइव करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, ये स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट 8, 2 और 6, ये भी हमारे पास स्टेबल नहीं है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ये नोबल गैस की कन्फिगरेशन ले और अपने आप को स्टेबल करे ऑक्टेट कंप्लीट करके। नेक्स्ट 10, 2, 8, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसकी दोनों जो शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं। एक डुप्लेट रूल फॉलो कर रही है और एक ऑक्टेट रूल फॉलो कर रही है। ठीक है बच्चों, 12 भी हमारे पास नहीं है। कैसे, 2, 8 और 2। आप कहोगे मैम ये आखिर में तो डुप्लेट रूल फॉलो कर रही है, लेकिन नहीं बच्चों, जो फर्स्ट शेल होती है उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी जो आने वाली शेल्स होते हैं उसके पास 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो आंसर इसका क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्टेट रूल इज। ऑक्टेट रूल क्या है, तो हमें पता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर होता है। मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर तो हो नहीं रहा होता, इलेक्ट्रॉन्स तो अपने सी पोल में घूम रहे होते हैं। कोवलेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कोऑर्डिनेट के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है लेकिन एक्सेप्टर और डोनर के हिसाब से। When an electronegative element combines with an electropositive element, which type of bonding is? हमें ये अच्छी तरह पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल के पास सिर्फ एक तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, वो होती है आयोनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज। एक बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर मैंने आपको बताया था। लोन पेयर की जब बात करते हैं,
पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम यहाँ पर बॉन्ड पेयर का है, तो बॉन्ड पेयर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर बना रहे हैं। ठीक है, पेयर तो 2 का ही बनता है ना हमारे पास, पेयर 1 का तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। तो हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी है दे आर नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। तो आप देखो इन सब में कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, CH4 भी कोवलेंट बॉन्ड है, CO2 भी है, H2O भी है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या कौन सा है, KBr। तो ये नॉन डायरेक्शन है, तो इसका आंसर क्या है, KBr। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट कर रही होती है। आइस वाटर पे इसलिए फ्लो करती है क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी लो होती है। इसकी वजह से आइस जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। इसका आंसर क्या है, वाटर इज डेंसर देन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या इन्वॉल्व करता है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इसका आंसर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल है। C2H2 का स्ट्रक्चर बनाए तो ये इथाइन होता है, एक हाइड्रोकार्बन C2H2। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। तो अब देखो कितनी शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अभी हम ड्रॉ करते हैं शेयरिंग, 1 2 3 4 और 5। ये 5 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5। आप स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे अभी C2H2 का स्ट्रक्चर बड़ा ना, 1 2 3 कार्बन से एक से आएंगे और 1 2 3 दूसरे कार्बन से आएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, O2 और HCl नॉट एट ऑल। हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जबकि O2 के अंदर एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, O2 और N2। O2 के अंदर क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, N2 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। O2 और CH2, O2 के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड, C2H2 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जबकि C2 और H4 का हम देखते हैं O2 के साथ कंपैरिजन करके, O2 मीन्स ऐसे और C2H4 देखो C2H4 बन रहे ना डबल कोवलेंट बॉन्ड दोनों के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर कौन सोल्यूबल होगा, पोलर सोल्यूट। वाटर इज अ पोलर सोलवेंट। Mgc12, KBr, NaCl ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन C6H6 बेंजीन ये एक नॉन पोलर सोलवेंट है। नॉन पोलर सोलवेंट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इसमें कौन सा है, O2 के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N2 के पास भी ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के पास भी ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि वो NH3 से 2 लोन पेयर लेता है। ठीक है, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने देखना है किस पेयर के पास, दोनों के पास। पेयर का मतलब है कि दोनों के पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो। O2 और Cl2 दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। H2 और N2 के अंदर N2 नॉन पोलर है, जबकि वाटर तो पोलर ही है, वी नो वेरी वेल। H2 और H2O तो पोलर है, जबकि H2 जो है वो नॉन पोलर है। H2 और HCl ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पोलर है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एग्जिस्ट से मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या होगा, वो पोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। कौन सी फोर्स जो होती है वीकेस्ट फोर्स होती है। तो हमने पढ़ा था इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं, जबकि जो बॉन्डिंग
फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रोंगर होती हैं। सो इट्स आंसर इज इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ओके बच्चों, अब हमारे MCQs हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद सिर्फ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे, वो हम अपनी बुक से कंप्लीट करेंगे। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम क्यों रिएक्ट करते हैं? तो मैं पहले आपको सिर्फ जनरल प्रिंसिपल बताऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो लिखा है आंसर के अंदर। ठीक है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं? तो हमें पता है एटम्स ओनली रिएक्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम्स का बेसिकली फंक्शन यही है, स्टेबिलिटी के लिए। एटम्स रिएक्शन जो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी लें। किसकी स्टेबिलिटी लें? नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लें। ठीक है, और किस तरह लें? बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। अब आंसर देखते हैं। अ स्टेबल सब्सटेंस इज दैट विच हैज़ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये बेसिक प्रिंसिपल है केमिकल बॉन्डिंग का, कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वही सब्सटेंस होगा जिसकी सबसे ज़्यादा मिनिमम एनर्जी होगी और उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। आप ऊपर से देख देख कर लिख जाओ अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, एवरी एटम ट्राइज टू अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हर एटम कोशिश करता है कि वो मिनिमम एनर्जी ले या फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करे। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे मैंने बताया आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल व्हाइल अदर इनर्ट गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। These elements are chemically inert, therefore it was concluded that the inert gas configuration are highly stable and have no tendency to lose or gain electrons. Thus, inert nature of inert gases is due to their stable electronic configuration. All other elements, atoms, react with one another in order to attain the nearest electronic configuration of inert gases. They got their stability by losing or gaining of electrons so as to complete their octet outermost valence shell. वही बात उन्होंने बार बार लिखी है, पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात हुई है, स्टेबिलिटी की, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्टेट कंप्लीट करने की और इलेक्ट्रॉन्स के गोइन करने की। तो उन्होंने क्या बताया कि जो नोबल गैसेज होती हैं या इनर्ट गैसेज बेटे उनको कहा जाता है, जो नोबल गैसेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। क्यों स्टेबल होती हैं? या तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि हीलियम हो गया, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाकी सारी नोबल गैसेज के अंदर होते हैं। तमाम एटम्स करते हैं अचीव स्टेबिलिटी नोबल गैस की, क्योंकि ना तो वो रिएक्शन कर रही होती हैं किसी के अंदर, ना ही वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। तो तमाम एटम्स या एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लें। किस तरह से लें? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। ये 2 ही वजह हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। Our next question is why is the bond between an electropositive and electronegative atom ionic in nature? अब उन्होंने पूछा है कि जो बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान वो आयोनिक क्यों होता है? तो बच्चों हमें पता है कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो किसके दरमियान बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, और जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इस वजह से जो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के दरमियान और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान, क्योंकि मेटल्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पावर, मतलब कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिस चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, इट ऑब्वियस कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो डू एज मेटल्स, मेटल्स की भी साथ यही होता है, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। आंसर देखते हैं। An electropositive atom forms a positive ion by losing electron. An electroatom forms a negative ion by gaining electron. These two positively charged ions are held together by electrostatic force attraction to form an ionic bond. इधर उन्होंने ये बताया है कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्यों बनता है जब वो एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसने वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, लूज कर दिया वो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती हैं और एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो या देख के लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सॉलिड्स जस्टिफाई। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स क्यों बनाते हैं, जस्टिफाई करो। तो बच्चों हमें पता है आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से जो आयंस होते हैं उनको जगह नहीं मिलती कि वो
एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वो एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। इस फिक्स्ड पोजीशन की वजह से एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जो कि हार्ड होता है, और हम कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर देते हैं फिक्स्ड पोजीशंस, आयंस मूव नहीं करते हैं। तो आयंस जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इसी वजह से कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो सॉलिड बन जाते हैं। आंसर देखते हैं। इन एन आयनिक कंपाउंड opposite charged ions are held together by strong electrostatic forces. Their ions don't have the freedom of movement. They occupy fixed positions. Hence, ionic compounds form crystalline solids. ये reason है बच्चों। Okay बच्चों, our next question is more electronegative elements can form bonds between themselves justify कि जो ज़्यादा electronegative elements होते हैं, आप समझ लो जैसे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक, ये जो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। वो कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जाके इतनी जल्दी बॉन्ड क्यों नहीं बनाते। तो बच्चों इसकी रीज़न क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिनकी सेम होती है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम होती हैं, ठीक है, मिलती जुलती हैं। ये नहीं कि इक्वल हो, सेम कंपेरेबल होती हैं, मतलब क्या कंपेयर कर सकते हो उनको, बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और दूसरा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और राइट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की पावर भी इंक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, जबकि जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर मैच कर रही होती हैं। इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा ये ट्रांसफर नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स को, ये इनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि ये एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जिनके पास मोर देन 3 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो, वो यही स्ट्राइव करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें। तो ये ट्रांसफर नहीं करते किसी को इलेक्ट्रॉन्स, बहुत रेयरली होगा किसी को ट्रांसफर किया होगा, इसे एक्सेप्ट ही करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। More electronegative elements have equal or nearly equal electron affinities and electronegativities. They have high energies, high nuclear charges, and small atomic size of atom. They do not allow the transfer of electrons from one atom to another. The combining atoms of more electron elements favor the formation of covalent bond by sharing electrons. In this way, they get stability by releasing energy through the process of sharing of electrons. यही वजह है कि जो covalent bonds होते हैं वो electronegative elements के दरमियान ही बनते हैं। Covalent bond is not formed between metals and non-metals. They are always formed between non-metals. Non-metals जो होती हैं वही सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बना रही होती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होगा वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी हाई होती है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का मेन प्रिंसिपल जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पर प्रेजेंस होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स के पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल्स को, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन तक ये फ्लो करती है चार्जेस। जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट करती है, और मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आंसर देखते हैं। Metals are good conductors of electricity. The reason is that when electric field is applied between two ends of a metal, the free electrons in the metal start moving towards the positive pole. The new electrons from the negative pole takes their place. The negative pole of the field is battery compels the free electron in the metal to move and become responsible for carrying current. The flow of electrons occur from negative to positive pole. Free mobile electrons in metals are responsible for the flow of electrons in metals. ओके बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने फिजिक्स का टच भी दिया हुआ है, बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैसे मेटल्स में फ्लो कर रही होती है। ये हम इंशाल्लाह फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो मूव करती है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के ऊपर।
ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मूव कर देती है एक एंड से दूसरे एंड तक। एक इलेक्ट्रॉन्स को मिली, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन में फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव कर करके जो पहले पोल के ऊपर होते हैं वो दूसरे पोल पे आ जाते हैं, जो दूसरे पोल पे होते हैं वो पहले पोल पे आ जाते हैं। ये सर्कल रिपीट होता रहता है, ठीक है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्टेबल हो जाती है मैट्रिक्स के अंदर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक साल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म वाई। ये हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि जो आयनिक साल्ट्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो ये सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जब हम इनको मेल्ट करते हैं या फिर हीट करते हैं तो क्या होता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही आयंस जो होते हैं वो कॉज करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप सोडियम क्लोराइड को, मतलब कि साल्ट को आप पानी में डालोगे तो वो एक सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, साल्ट होगा वो डिजोल्व हो जाएगा। साल्ट की डिजोल्वनेस जो है वो क्या शो कर रही है कि जो आयंस हैं वो स्प्लिट अप हो गए हैं, आयंस जो है वो टूट बिखर गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है वो कंडक्ट हो रही है इन सोल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म। आंसर देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution and in molten state. In both cases, ions becomes free or mobile. These mobile free ions act as charge carriers. The positive ions cations are attracted to the cathode and negative ions are attracted to the anode. At the electrodes, they lose their charge and become neutral by gaining or losing electrons. वही सेम प्रिंसिपल उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह यहाँ पर बेसिकली उन्होंने जो लास्ट वाला भी क्वेश्चन था और ये वाला भी, इसमें उन्होंने प्रिंसिपल बता दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कैसे होती है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उन्होंने मूव करना होता है कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्होंने मूव करना होता है एनोड के ऊपर। ये हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे कैथोड और एनोड आखिर हैं क्या चीज़ें। ये बच्चे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसकी वजह से जो होता है हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कि सोल्यूशन में क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, देखो आप ऐसे बनता है ना नाइट्रोजन के अंदर, या आपके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी एग्जांपल गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो। एक के 3 और दूसरे के भी 3। जब ये तीनों बनते हैं तो आपस के अंदर ही क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इन 3 की, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। सो दिस बिकम अगेन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कौन से होते हैं, लोन पेयर आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर या शेयरिंग नहीं कर रहे होते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं, वो अकेले होते हैं। और बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम विच इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम इसका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू अ सिंगल एटम वेयर एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू 2 एटम्स इन मॉलिक्यूल। लोन पेयर जो होता है वो NH3 देखते हैं एग्जांपल के साथ, लोन पेयर है इसके ऊपर। अब जो लोन पेयर है वो सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। अगर हम बात करें NH3 का स्ट्रक्चर खोल के देखें, देखो आप इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर जो हैं ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। हाइड्रोजन के पास बॉन्ड पेयर है, ये एक हाइड्रोजन के पास है और एक नाइट्रोजन के पास है। दोनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर की वजह से एक बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि लोन पेयर जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों के पास है, जिसकी वजह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का हम पहले पढ़ के हैं, तो जो 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो। ये बेसिक कंडीशंस हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई HCl डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कब एग्जिस्ट करती है, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तब एग्जिस्ट करना है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो डायपोल्स बनेंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा और एक पार्शियल नेगेटिव होगा। इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। जो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम डायपोल कहते हैं। अब वो कह रहे हैं HCl के अंदर क्यों डायपोल डायपोल फोर्सेस बनी है। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है,
हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, इसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर क्या बनता है, एक डायपोल, जो कि क्लोरीन की तरफ से ज्यादा मोटा होता है और हाइड्रोजन की तरफ से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। ठीक है बच्चों, आंसर देखते हैं। Due to unequal sharing of electrons between hydrogen and chlorine atoms, the chlorine atoms become partially negative charge, where hydrogen atoms become partial positive charge, as we know very well. When partial positive and partial negative charge exist at different positions in a molecule, the adjacent molecules will rearrange themselves in such a way that negative portion of the one molecule comes near to the positive portion of the other molecule. It results in net force of attraction between opposite charged portions of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole forces. कैसे? HCl, dipole-dipole और HCl। क्या होता है कि कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों बने हुए हैं। जब कोई उनके पास पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव का मॉलिक्यूल, इसी तरह ये अलग अलग नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ ही आएंगे, जहां भी जाएंगे HCl एक साथ जाएंगे। तो जैसे ही क्लोरीन जो है वो देखता है HCl को, तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज कर देता है कि उसका पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाए। ये जो थोड़ी सी फोर्स होती है, टाइम के लिए बनती है, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हों। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों क्या मुराद है? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हों। तो नाइट्रोजन की एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे नहीं बनता नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। या आप अपनी बुक के ऊपर एग्जाम्पल देखने हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, वहां पर नाइट्रोजन की अच्छी तरह एग्जाम्पल दी और मैंने भी कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताई भी है। ये जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान, और इसके दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जिनकी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बनती है, और नॉन पोलर बिटवीन सेम एटम्स। उसके अलावा नॉन पोलर के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, दोनों जो होते हैं अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं। मेन डिफरेंस किस चीज का है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है वो ज्यादा खींचता है उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि नॉन पोलर के अंदर दोनों जो होते हैं वो सेम खींच रहे होते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। जाएगा तो ज्यादा उसकी तरफ ना जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगी, लेकिन यहां पर नॉन पोलर के अंदर सेम होती है। A polar covalent bond between two atoms in which the shared pair of electrons attracted unequally by both atoms is called polar covalent bond. It is the covalent bond formed between two different atoms, HCl, HF or HOH. Non-polar covalent bond. A covalent bond between two atoms in which the shared pair of electrons is attracted by equally both atoms, homoatoms, is called non-polar covalent bond. Example: hydrogen और hydrogen और chlorine और chlorine. ये तो आपको बच्चों फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको शॉर्टकट से आंसर एमसीक्यू खुद सॉल्व करने चाहिए, मुझे तो करवाने की जरूरत ही नहीं कोई होनी चाहिए, जितनी इस तरह मैंने आपको ये सारे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनता है? तो बच्चों पोलैरिटी जो होती है तभी एग्जिस्ट करती है, पोलर को पोलैरिटी भी कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनेगा? जहां पर दो एटम्स डिफरेंट होंगे और उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर बनता है। A covalent bond becomes polar due to unequal electron attracting ability of two bonded atoms. The atoms having high electronegativity has greater electronegativity ability than the atom having lower electronegativity. Thus, one atom of the covalent bond has partial positive charge while the other end has partial negative charge. Due to this, covalent bond becomes polar. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं तो बेहतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, जबकि जो पोलैरिटी होती है वो एग्जिस्ट करती है ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ एटम्स की वजह से। अनइक्वल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज उनको डिफरेंट तरीके से खींची होंगी, तो इस वजह से जो पोलैरिटी होती है वो एग्जिस्ट करती है। द पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर पोलर इज द बॉन्ड। अब देखो आप कोई एग्जाम्पल इमेजिन करो कोवलेंट बॉन्ड की किसी की भी, फॉर एग्जाम्पल HCl, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है
ठीक है। लेकिन उसके बरअक्स आप किसी और का देखो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम हो, तो वो ज़्यादा पोलर नहीं होगा। पोलर ज़्यादा वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो नॉन मेटल्स के दरमियान ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों। वाई द मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि मेटल्स क्यों कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो हमें पता है आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से बहुत लो होती है। आइस की डेंसिटी होती है 0.97, जबकि वाटर की डेंसिटी होती है 1.0। जब वाटर जो होता है वो फ्रीज करता है या फिर कोल्डनेस की तरफ जाता है तो क्या होता है, वो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऑर्डरली अरेंजमेंट कर लेता है अपने मॉलिक्यूल्स की। H2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को बड़े कम्पैक्ट फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। आइस की डेंसिटी जो होती है वो फिर रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। Ice floats on water. This is because ice has lower density than water. The density at ice 0.917 is less than that of liquid water at 0 degrees Celsius. In the liquid state, water molecule moves randomly. However, when water freezes, the molecules arrange themselves in an order form that gives them open structure, so occupies more volume than the same mass of water. As a result, the density of ice less than that of water. Hence, ice floats on water. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बच्चों मेरा नहीं ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आज की बुक के ऊपर अच्छी तरह लिखी हुई है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी सोलेबिलिटी क्या है। ठीक है बच्चों, और वो किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आप यहाँ से भी देख लिख सकते हो, आपकी बुक के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है बल्कि, तो आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स है। सेम क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी कि उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनके जॉइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स हो, सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उनकी वाटर के अंदर सोलिबिलिटी क्या है, उनकी नॉन पोलर सोलवेंट्स के अंदर सोलिबिलिटी क्या है, किस तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सब कुछ आपके जो बुक के ऊपर है कीपन है, इसको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आप चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ओके बच्चों, हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस वजह से नहीं लिख के देती क्योंकि आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मुझसे कोई लाइन मिस होगी तो आप कहेंगे हमारी मैम ने तो इस पर नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे आपका नुकसान होगा, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी बुक पे देख लिया करो। मैं बताती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर पूरा टॉपिक ही होता है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या एक स्लाइड पे प्रिपेयर किया करूँ। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर फुल आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक आना है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, सोडियम और क्लोराइड के हिसाब से बताना है सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, सोडियम क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उन दोनों का रिएक्शन आप लोगों ने लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू जस्टिफाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब उन्होंने बताया कि कैसे आप जस्टिफाई करो कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है पोलर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर और आयोनिक कंपाउंड के अंदर वो मिलती जुलती है। बच्चों इसलिए क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्रिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, जबकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन रहा होता है। एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, और पोलर के अंदर दोनों नॉन मेटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कंपेरेबल होती है, क्योंकि दोनों को हम रिलेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। बच्चों ये आपके लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, वहां पर एग्जाम्पल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन जो होता है ऐसे H2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के अंदर, आपने इसको डॉट एंड क्रॉस से शो करना है। आपकी एग्जांपल में अच्छी तरह वहां पर गिवन है, एक के साथ डॉट है जबकि दूसरे के साथ क्रॉस है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। ये गिवन है आपकी बुक के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन केस है, ऑक्सीजन के केस में भी क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना आता है ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है। नाइट्रोजन केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर लिखी हुई हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड डिवेलप्स आयनिक कैरेक्टर इन इट, एक्सप्लेन। वही बात जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन की है कि कोवलेंट बॉन्ड हो या पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो, बात दोनों की एक ही है। वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, वो तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो। और आयोनिक कैरेक्टर भी वही चीज है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक मेटल के अंदर और एक नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। अब वही जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 में पढ़ा है कि आपने पहले कोवलेंट बॉन्ड बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताने कोई जनरल एग्जांपल दे देनी कोवलेंट बॉन्डिंग की। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दे दो बेशक। उसके बाद आपने इसके टाइप्स डिस्कस करनी है, सिंगल टाइप, डबल टाइप और ट्रिपल टाइप, तीनों बतानी है और एग्जांपल्स भी तीनों की देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पूरी इसके अंदर टॉपिक आना है। आपने एग्जांपल देनी है, NH3 की भी देनी है जब NH4 बना रहा है वो पॉजिटिव अमोनियम। उसके अलावा आपने देनी है BF3 की जब वो एक्सेप्ट कर रहा है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किससे, अमोनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द मेटेलिक बॉन्डिंग विद हेल्प ऑफ डायग्राम। मेटेलिक बॉन्डिंग बतानी है, ये पूरा मेटेलिक बॉन्डिंग का एक टॉपिक जो है वो इसमें आना है। अगर आपको अपनी बुक से समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरी स्लाइड्स देख लो, वहां पर मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसको आप लिख लो और एक्सप्लेन करना है आपने डायग्राम के हिसाब से। आप यूट्यूब पे डायग्राम इतनी विजिबल नहीं है, जब मैंने लेक्चर एक्सप्लेन किया था मेटेलिक बॉन्डिंग का उसके अंदर मैंने एक अलग से सी पूल बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं कैसे वो निकल रहे हैं बाहर, कैसे अंदर एंटर हो रहे हैं। तो आप वो वाली वीडियो लाजमी देख लो ताकि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन दैट हाउ दिस फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल बॉडीज ऑफ द कंपाउंड। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा टॉपिक आना है विद एग्जांपल विद इट्स प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा टॉपिक। उसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, कितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे इफेक्ट हो रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इरिस्पेक्टिव टू एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, कंपेयर दिस फोर्सेस विद केमिकल फोर्सेस विद रेफरेंस टू HCl मॉलिक्यूल। इसके अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का पूरा टॉपिक आना है। HCl के साथ उन्होंने इसलिए रिलेट किया क्योंकि जब HCl का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो देखो डायग्राम के अंदर H और Cl के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना था, जबकि दो HCl मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्रिएट हुई थी। आपने ये शो कराना है कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का पूरा टॉपिक बच्चों इसमें आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, क्यों करते हैं एटम अपने केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। आपने बताना है स्टेबिलिटी किस चीज़ की, डुप्लेट रूल की या ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल किस तरह फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं और किस तरह वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, ये सारा का सारा इसमें आना है। व्हाट इज ऑक्टेट रूल, हमें पता है कि गेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। व्हाई डू एटम्स ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट एलिमेंट। अब उन्होंने पूछा है कि क्यों एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि वो नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाह रहे होते हैं और नोबल गैस जो होती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए सारे एटम्स कोशिश करते हैं कि वो स्टेबिलिटी लें। आपने इसके अंदर 3 पॉइंट्स भी लिखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, या देंगे या लेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें ये भी लिखना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो और मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाकर आपको दूं और आप अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।